नमस्कार, आप सभी का इस हिंदू रक्षा मंच की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हिंदू रक्षा मंच हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए विषयों और अपने हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हर स्तर पर कार्य कर रहा है और समय समय पर हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए अनेक विषयों को हम उठाते रहते हैं और हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा जो है किस प्रकार सुनिश्चित की जा सके उसके लिए काम करते हैं। मेरे साथ मेरी प्रांत की टीम से गेस्टा जी हैं, अंकुश जी हैं। अंकुश जी हमारे हिंदू रक्षा मंच का जो एक्स सर्विसमैन विंग है, हिंदू रक्षा पूर्व सैनिक मंच, उसके प्रदेश के अध्यक्ष के नाते काम देख रहे हैं। उनके साथ कुलदीप जी हैं और साथ में हमारे हिंदू रक्षा मंच के प्रदेश सचिव गुलाब शर्मा जी हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी पिछले विधानसभा सत्र में सरकार के द्वारा धारा 118 में संशोधन करते हुए एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को सुरक्षा प्रदान करने वाली इस धारा को पूरी तरह डाइल्यूट करने का एक षड्यंत्र जो है सरकार की ओर से रचा जा रहा है। और सरकार जिस ढंग से इसमें अमेंडमेंट ला रही है उससे स्पष्ट पता चलता है कहीं ना कहीं ये सरकार भूमाफियाओं के हाथ में खेल रही है। और हमारे पास अनेक प्रमाण और तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार से भूमाफिया जो है आज सक्रिय रूप से हिमाचल प्रदेश की भूमि को लूटने में लगा है और सरकार के संरक्षण में लगा है। इस धारा 118 का जब गठन किया गया था और इसको बनाया गया था हमारे पूर्व के नेताओं द्वारा, वाईएस परमार जी द्वारा, तो उनके मन में एक विचार था कि हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोग और यहाँ की जो आर्थिकी है वो इतनी अधिक मजबूत नहीं है, इसलिए इस देवभूमि को संरक्षित रखने के लिए एक ऐसा प्रोविजन हमारे कानून में होना चाहिए जिससे बाहर के धनाढ्य लोग जो है हिमाचल प्रदेश की भूमि को मनमाने रेटों पर ना खरीद सकें और किसी भी प्रकार से हमारी जो देव संस्कृति है, यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको बचाया जा सके, यहाँ की देव संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। उनके बाद इस प्रदेश के लोकप्रिय नेता रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने भी कभी इस धारा के साथ इस प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास कभी नहीं किया। उल्टा उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का जो एक कानून है जिसमें धर्मांतरण के ऊपर रोक लगाने के लिए जो है कानून बनाया ताकि प्रदेश की डेमोग्राफी बची रहे। लेकिन हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार जो है इन सारी चीजों को भुलाते हुए और हिमाचल के जो पहले के नेतृत्व रहे हैं उनकी जो परंपराएं रही हैं और उच्च मानदंडों की जो परंपराएं रही हैं उन सबको ध्वस्त करते हुए सुखविंदर सुक्खू जी की ये सरकार हिमाचल को ऑन सेल करने के लिए लगी हुई है। और जिस प्रकार के अमेंडमेंट इसमें लाए गए, क्योंकि देखिए अगर शहरी क्षेत्र में धारा 118 किसी भी रूप में बाध्य होती और वो बाध्यकारी होती कि भाई यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती हैं, तो इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी कैसे बस गया, वहां किस प्रकार से बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज आज से पहले आकर के लग गई, टाहलीवाल में किस प्रकार से जो है बाहर की कंपनियां आकर के काम कर रही हैं। तो धारा 118 औद्योगिकरण के रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना पहले थी ना आज है, लेकिन इस सरकार के द्वारा एक कुत्सित मंशा के साथ जो है इसको अमेंड किया जा रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि इसको अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है विस्तारीकरण इसका कर रहे हैं, जिसमें हमारी पंचायतों की शक्ति तक छीन ली गई है। पंचायत किसी भी रूप में जो है इस जो अमेंडमेंट आ रहा है अगर ये पास होता है तो पंचायतों का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के मनमाने दामों पर जो है हमारी भूमि को लीज पर ले सकता है। और सरकार ने उसमें जो प्रोविजन रखे हैं उन प्रोविजंस में एक लाइन बड़े छोटे उसमें सरकार ने जोड़ी है कि जो 10 साल की लीज हम दे रहे हैं उसको और 10 सालों तक इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है उसी पार्टी के द्वारा। और उसके बाद जो अगर उसको कोई
किसी दूसरे को भी अगर देना चाहता है तो वो भी बिना किसी रुकावट के वो आगे जो है उसको लैंड कर सकता है। तो ये जो इस प्रकार के परिवर्तन हैं, ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए, हिमाचल की आर्थिकी को बर्बाद करने के लिए और बाहर का जो लैंड माफिया है, भू माफिया है, उसके इशारों पर यह सरकार खेल रही है और करने का काम कर रही है। अभी हमारे ध्यान में आया है कि धर्मशाला, बीड़ बिलिंग और शिमला के कई क्षेत्रों में कई सौ कनाल, हजारों कनाल भूमि जो है वो इस प्रकार के बिल्डर्स को सरकार के मंत्रियों द्वारा अंडर द टेबल दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। अभी एक 500 कनाल भूमि का मामला हमारे ध्यान में आया है, वो कांगड़ा का है। उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमने पिछले ही हफ्ते एक अपने किसी व्यापारी बंधु को किसी मंत्री के पास भेजा था और उनसे ये बात करने के लिए कहा था कि आप एक बार बात करके आइए कि सेक्शन 118 में हमें रिलैक्स चाहिए, तो क्या आप करवा सकते हैं। और वो मंत्री जी जिन्होंने ये विधेयक पास किया रखा है विधानसभा में, उनके द्वारा ये कहा गया हाँ हाँ बिल्कुल आप लाइए, 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको परमिट करेंगे इसमें। और जो सरकार ये कह रही है कि इस धारा को अमेंड करके हम हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 1100 परमिशंस धारा 118 की इस सरकार ने दी हैं। मीडिया के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, यदि ये मीडिया की रिपोर्ट सही हैं और 1100 परमिशन पिछले 3 वर्षों में इस सरकार ने दी हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए हिमाचल की जनता को कि उन 1100 परमिशंस को देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार सृजित हुआ और हिमाचल के कितने युवाओं को रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया। अभी 700 से अधिक एप्लीकेशंस जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं। ऐसी भी मीडिया में कुछ सूचनाएं आई हैं, कुछ समाचार आए हैं, छपे हैं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि ये जो 1100 परमिशंस अभी तक सरकार ने दी हैं वो किन लोगों को दी गई हैं और किस पर्पज के लिए दी गई हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आज भूमाफिया हिमाचल को लूटने और खसोटने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है और उसका उदाहरण मैं दूंगा। आप यहां से शिमला से जब कुफरी की तरफ को जाते हैं तो आपकी एक हसीन वैली करके आगे बेल्ट पड़ती है, आप देखिए वहां बड़े बड़े कॉटेज बने हैं। इसी प्रकार के कॉटेज जो है आपकी मणिकर्ण घाटी में गांव के बीच में जाकर के, जंगलों के बीच में जाकर के बड़े बड़े कॉटेज बनाए गए हैं। तो मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी इस प्रकार की खोजी रिपोर्टिंग करें और पता करें कि वो कॉटेज किन लोगों के हैं और क्या वो भूमि धारा 118 में दे दी गई है या ये जो अमेंडमेंट अभी लाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये उन सभी कॉटेजेस जो बन चुके हैं बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा बेनामी संपत्ति के नाम पर जो खड़ा कर दिया गया है स्ट्रक्चर, उन सबको रेगुलराइज करने के लिए सरकार इस अमेंडमेंट को लाई है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और सरकार को इसके ऊपर भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो अवैध ढांचे आज अनेक प्रकार के इस्लामिक अवैध ढांचे हिमाचल प्रदेश में बने हैं और अभी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस विषय के बाद, क्या सरकार की मंशा उन सभी अवैध मस्जिदों और मदरसों को जो ग्रामीण अंचल में बने हैं कहीं इस धारा में छूट देकर के रेगुलराइज करने की तो नहीं है कि कहीं अपने वोट बैंक को पुष्ट करने के लिए सरकार जो है इस अमेंडमेंट को लेकर आई हो? यह भी हमारे मन में आशंका है। दूसरी बात, पिछले वर्ष सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम पर एक अमेंडमेंट लाया था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस अमेंडमेंट का जो अमेंडमेंट किया गया था 2024 में, उस संस्थान ने आज तक उस अमेंडमेंट का प्रयोग ही नहीं किया है जिस उद्देश्य के लिए वो अमेंडमेंट किया गया था। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 2024 का वो अमेंडमेंट क्यों लाई थी सरकार जब उसका उपयोग ही नहीं करना था, किन लोगों को फैसिलिटेट किया गया उसमें। और दूसरी बात, जब ऐसे धार्मिक संस्थानों के लिए इस प्रकार के अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं उसमें हिंदू समाज के कोई भी शक्तिपीठ और कोई भी मंदिर सम्मिलित नहीं है। ये अमेंडमेंट्स जो हैं केवल ईसाइयों के चर्चों, मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों और दूसरे जो संस्थान हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसे, उनको लाभ देने के लिए लाए गए हैं। हिंदू मंदिर इसमें एग्जेम्प्टेड हैं, उनको साइड रखा गया है क्योंकि वो तो पहले से सरकार के पास है, इसलिए वो कहीं से भी कोई भूमि नहीं खरीद सकते। लेकिन इस प्रकार की संस्थाएं अपने जो यहाँ के उनके अनुयायी हैं उनके नाम पर बेनामी संपत्तियां खड़े करने का काम कर रही हैं इन अमेंडमेंट्स की आड़ में, और कहीं ना कहीं हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार के मंत्रियों द्वारा और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और अंडर द टेबल मैं तो ये कहूंगा कि जो बाहर से बड़े बड़े बिल्डर करोड़ों अरबों लेकर के यहाँ आ रहे हैं हिमाचल की संपत्तियां खरीदने के लिए,
क्या लेकर के सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जो है उनको ये अनुमतियां दे रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि सरकार जो है बार बार जो है सरकार के मंत्री जो है आर्थिक तंगी का रोना रो रहे हैं, तो कहीं सरकार के मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के रोजगार के नाम कहीं लेकर के अपना रोजगार और अपने बच्चों का रोजगार सेट तो नहीं कर रहे हैं इन बेनामी संपत्तियों के नाम पर? यह भी एक जांच का विषय है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, सरकार इसके ऊपर, मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें और एक श्वेत पत्र जारी करके हिमाचल की जनता को बताएं कि उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार का संशोधन ला करके इस पूरे जो एक कानून था हमारा यहाँ हिमाचल की डेमोग्राफी को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ सरकार जो है जिन विषयों को हम लोग उठाते रहे, हिंदू रक्षा मंच आप सबके ध्यान में है, हिंदू रक्षा मंच जो है बड़े लंबे समय से जो है इन सारे विषयों के ऊपर काम कर रहा है। और आप मीडिया के बंधुओं के ध्यान में होगा कि पिछले वर्ष 19 सितंबर 2024 को नेरवा में अवैध मस्जिदों के विरुद्ध हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और हजारों की संख्या में नेरवा का स्थानीय समाज उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ था। तो मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस आंदोलन के बाद भी शिमला के प्रशासन ने आज तक वहां की किसी भी अवैध मस्जिद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं मीडिया के बंधुओं के ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारी नेरवा की हिंदू रक्षा मंच की टीम ने अभी आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई में हमारे पास जानकारी आई है कि वहां की 3 मस्जिदें, ये मुलशाक की मस्जिद है जिसका खसरा नंबर 557/1 है, इनके पास 3.24 हेक्टेयर भूमि जो रहमान मस्जिद के नाम है अवैध रूप से बनाई गई है। दूसरी जो मस्जिद है वो जनोग में बनाई गई है जिसका खसरा नंबर 25/1 है और इनके पास 1.10 हेक्टेयर भूमि इन्होंने अवैध रूप से अधिकृत करके रखी हुई है और इस मस्जिद का नाम भी रहमान मस्जिद है। उसके बाद भाबिया में खसरा नंबर 600/1 इन्होंने 0.91 हेक्टेयर भूमि जो है अवैध रूप से कब्जा करके वहां बिलाल मस्जिद के नाम से स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। तो हम सरकार से और शिमला प्रशासन से आज मांग करते हैं कि इन तीनों ढांचों को, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारी आरटीआई है जिसमें सरकार के अधिकारियों ने, वहां के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि ये तीनों मस्जिदें अवैध हैं। अभी संजौली का मामला आप लोगों के ध्यान में वो चल रहा है, लेकिन हिंदू रक्षा मंच पूरे प्रदेश भर में इन सारे विषयों के ऊपर हमारी टीमें काम कर रही हैं तहसील स्तर पर, और बड़े जल्दी हम जितने भी अवैध ढांचे हैं उनकी एक सूची लेकर के आप लोगों के समक्ष आने वाले हैं। लेकिन मैं शिमला के प्रशासन से आज यहां से मांग करता हूं कि ये तीनों अवैध ढांचे शीघ्र अतिशीघ्र वहां से हटाया जाए, क्योंकि वहां पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं इन ढांचों से, और ये सरकार ने माना है कि ये तीनों ढांचे अवैध हैं और सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं। तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का तोड़ मरोड़ करके आप कानूनों को संशोधन करके जो है बदल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, जो बाहरी ताकतों के इशारे पर मुख्यमंत्री नाचते हुए इन सारे कामों को कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश की जनता को, कि इस विषय में आप सब मिलकर के आवाज उठाइए। हिंदू रक्षा मंच इस लड़ाई को आगे तक ले जाएगा और आने वाले दिनों में हम इसको प्रदेश व्यापी एक अभियान लेकर के घर घर तक इसके पत्रक छपवा करके कि धारा 118 जो संशोधन किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से हमारे हितों के लिए आघात है और किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र है, उन सारे विषयों को लेकर के हमारी हिंदू रक्षा मंच की टीम तहसील स्तर से लेकर के ग्राम स्तर तक जो है हम लोग पत्रक लेकर के घर घर जाएंगे और इस विषय को अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में यदि सरकार ये जो संशोधन लेकर के आई है इसको वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया जाएगा और इस संशोधन को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं। आज हमारी टीम जो है, अभी आप लोगों से बात करने के बाद हमारे जिला अध्यक्ष और यहाँ की शिमला की जिला टीम जो है वो डीसी महोदय के पास जाने वाली है और इन दोनों विषयों को लेकर के एक हमारा ज्ञापन जो है डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा, जिसमें धारा 118 के विरुद्ध
जो जो विषय हैं और जो जो इसके खतरे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, उनको सारे खतरों को यहाँ लिस्टेड करके राज्यपाल महोदय को इसको रोकने के लिए हम एक ज्ञापन भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो अवैध मस्जिदें मैंने नेरवा की आपके सामने रखी, तीनों मस्जिदों को तोड़ने की कार्रवाई करने की हम डीसी साहब से आज मांग करने वाले हैं। और हम चाहते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं शिमला के प्रशासन से कि इन अवैध मस्जिदों को शीघ्र अतिशीघ्र जो है नेरवा की धरती से हटाया जाए। तो मैं अपनी बात को यहीं, हाँ एक विषय और छूट रहा है। कल हमारी टीम, मैं खुद पिछले 2 दिन से शिमला के प्रवास पर हूं अपने संगठन के विस्तार की दृष्टि से और इन सारे विषयों को लेकर के। कल हमारी प्रांत की टीम और यहाँ की जिला की टीम जो है सेना के बड़े अधिकारियों से मिलकर के आई है। और पिछले वर्ष हमने जतोग में एक अवैध मस्जिद का मामला उठाया था हिंदू रक्षा मंच ने, जब संजौली आंदोलन चला था, और हमारी टीम ने उसके ऊपर लंबा होमवर्क करते हुए उसमें जो है यहाँ की जो कंटोनमेंट है उसको भी इसके बारे में अवगत करवाया था। और साथ ही साथ हमने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय है, उसको भी हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी इसमें जो है जो भी कार्रवाई होनी है, लेकिन सेना ने ये माना है कि ये अवैध मस्जिद है पूरी तरह से, और एक व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण करके सेना के कंटोनमेंट एरिया में जतोग में मस्जिद बनाई गई है। कल भी हम लोग अधिकारियों से मिलकर के आए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको रोकने के लिए जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आदेश आएगा उसका सेना पूरी तरह पालन करेगी। और हाल फिलहाल अभी जो मुझे जानकारी मिली है, वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने से सेना ने रोका है। कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, ये हमारी जानकारी में आया है। तो इस प्रकार के जो अवैध ढांचे हिमाचल प्रदेश में यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से, मैं सरकार से मांग करता हूं कि नेरवा में जितने भी ढांचे बने हैं अवैध रूप से, उनकी फंडिंग कहां से हुई है और कौन लोग हैं जिन्होंने वो ढांचे खड़े किए हैं, उन सब के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और उनकी फंडिंग का सोर्स क्या है इसकी भी जानकारी जुटा करके उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कि आपके संगठन के ध्यान में ये बात है कि ब्यूरोक्रेट्स जो बाहर के हैं वो यहाँ पर उन्होंने बड़ी मात्रा में जमीनें खरीद रखी है, क्या वो भी बेनामी सौदे हुए हैं? इस तरह की इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए सर, हमारे पास जो जानकारी आई है, अभी 500 कनाल भूमि आपके बीड़ बिलिंग का एक क्षेत्र है, वहां कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, बाहर का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ एक सौदा हो रहा है उस सारी भूमि का। धर्मशाला में ही इस प्रकार की कोई 900 कनाल के आसपास भूमि मेरे ध्यान में है। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी जुटाई है, अभी उसके तथ्य हम जुटाने में लगे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे तक, वीडियो हमारे तक उस भूमि का पहुंचा है, वो हमने देखा है वीडियो, और वो पूरी सरकारी भूमि है और उसको योजनाबद्ध तरीके से सरकार के मंत्री उसमें डायरेक्टली संलिप्त हैं और वो उस भूमि को एक बेनामी उसके तौर पर और बिल्डर्स को बेचा जा रहा है। और एक फ्लैट सिस्टम, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके फ्लैट जो है बेचने की तैयारी है। और उसमें मंत्रियों का भी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है कि उसमें मंत्रियों का भी कुछ ना कुछ शेयर है, और ये जो बड़े बड़े अधिकारी सरकार में बैठे हैं, इन लोगों की भी उसमें मिली भगत है। बहुत से अधिकारी जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार के कृत्य सरकार से करवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार जो है इस सारे घोटाले में संलिप्त है और हिमाचल की जनता को मूर्ख बना करके यहाँ की भूमि की लूट करने का कार्य जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी देखिए, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज आप लोगों के मध्य में कि हिमाचल प्रदेश का विपक्ष आज पूरी तरह सोया हुआ है। जिस प्रकार से ये जनता के हित का इतना बड़ा विषय होते हुए भी विपक्ष इसको मीडिया में उठाने में असफल रहा है। हाँ, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने इस विषय का विरोध किया और वो सिलेक्ट कमेटी में गया है विषय, लेकिन जिस स्तर पर और जितना गंभीर ये विषय है, जितनी गंभीरता से विपक्ष को इस विषय को लेना चाहिए था हिमाचल की जनता के हित में, मुझे लगता है यहाँ के विपक्ष ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के कुछ लोग, मुझे लगता है क्योंकि भाजपा के समय में भी इसमें कुछ संशोधन करने का प्रयास हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था और वो संशोधन वापिस हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर खाने जो है, शायद हो सकता है विपक्ष में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिनके अपने हित जो है इससे सध रहे हों, इसलिए वो चुप्पी साध करके बैठे हों। लेकिन हम फिर भी एक उम्मीद करते हैं यहाँ के विपक्ष के नेताओं से कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं और इस सारे विषय पर हिमाचल की जनता के साथ मजबूती से खड़े हों और इसका विरोध करें। नेरवा का आपने कहा कि आई है 3 मस्जिदें अवैध है, इसको लेकर आप पहले डीसी से मिलेंगे,
आपकी जानकारी में कब ये मामला आया है, क्योंकि पहले जो आंदोलन हुआ था, अब अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या वहाँ पे भी वैसा ही आंदोलन होगा संजौली में हुआ था? देखिए सर, पिछले साल 19 सितंबर को मैं खुद उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, आप लोगों के ध्यान में होगा, और हजारों लोग सड़कों के ऊपर नेरवा में उस समय उतरे थे और हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अवैध ढांचे जो है हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं कि ये जो अवैध ढांचे बनाए जाते हैं ये नेताओं के और अधिकारियों के संरक्षण में बनते हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, मेरे पास फोटो आए उन मस्जिदों के, 2-2 मंजिला मस्जिदें बनकर के तैयार हो गई हैं इन भूमियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बिना संरक्षण के ये चीजें नहीं हो सकती हैं, और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जनता जो है, नेरवा की जनता इस मामले में जागरूक है, और हम अभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन अवैध ढांचों को समय रहते हटाए। अगर सरकार नहीं हटाएगी तो हिमाचल प्रदेश की जनता सक्षम है, और नेरवा का युवा इस बारे में बहुत पूरी तरह सक्षम है। ऐसा ना हो कि नेरवा की जनता को, नेरवा के लोगों को खुद अपने हाथ में झब्बल गैंती लेकर के इन अवैध ढांचों को हटाना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में ना बने। हम लोग एक जिम्मेवार हिंदू संगठन है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपने स्तर पर, क्योंकि ये आरटीआई जो है हम लोगों के पास जो आई है वो सरकार से आई है, हमने सरकार से पूछा था, सरकार ने हमें जानकारी दी है। तो ये जो आरटीआई, मैं अभी आप लोगों को इसकी कॉपी दे दूंगा, तो ये जो आरटीआई आई है कोई हमने अपनी तरफ से नहीं है। देखिए इस आरटीआई की जो जानकारी है वो 31 जुलाई 2025 को हमारे पास पहुंची है। हमने मई महीने में हमारे नेरवा के हिंदू रक्षा मंच के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये आरटीआई लगाई थी, और वहां से ये जानकारी हमारे पास आई है, और सरकार के अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई है। वहां के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, एसडीएम ऑफिस से ये जानकारी हमारे पास आई है, और उन्होंने माना है, और उन्होंने खसरा नंबर सहित और कितनी भूमि एक्वायर करके रखी है वो पूरी डिटेल इस आरटीआई में हम लोगों ने मांगी थी। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जब सरकार के ध्यान में है कि ये अवैध मस्जिदें हैं तो इनको हटाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि शिमला का प्रशासन इसमें गंभीरता से संज्ञान लेगा और इनको हटाया जाएगा। गौतम जी, मस्जिदों की बात हो रही है, आपके नोट में है कि हिमाचल प्रदेश में कितने मंदिर अवैध है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अभी तक मंदिरों का विषय तो हमारे ध्यान में नहीं आया है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा, देखिए अवैध तो अवैध है, वो फिर चाहे कोई भी है। हम लोग कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून का अतिक्रमण करते हुए कोई भी इस प्रकार का अवैध ढांचा खड़ा करे, हम उसके पक्ष में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हिमाचल की जो डेमोग्राफी है वो ठीक बनी रहे। और दूसरी बात रही मंदिरों की बात, तो मुझे नहीं लगता कि मंदिरों से आज तक कोई आतंकवादी निकला हो। मान लिया आपके कहने के अनुसार अगर हम ये मान भी लें कि कोई मंदिर सरकारी भूमि के ऊपर बना भी होगा, तो आज तक हमारी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि किसी मंदिर से कोई आतंकवादी निकला हो। लेकिन मस्जिदों और मदरसों से आए दिन आतंकवादी निकलते हैं और अल्लाह अकबर करके कहीं भी जाकर के फट जाते हैं। तो हिमाचल की जनता अपने लिए, अपनी आंतरिक सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित है, इसलिए हम इन अवैध मस्जिदों और मदरसों को हटाने की बात कर रहे हैं। संजौली का विषय आप लोगों के ध्यान में आपने देखा है कि किस प्रकार से हमारे स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके वहां जो अपराधी थे वो उस मस्जिद में आकर के छुपे थे। तो ये चीजें छुपी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो अवैध ढांचे हैं, इस्लामिक अवैध ढांचे हैं, इनको देवभूमि से शीघ्र हटाया जाना चाहिए। जी, आपने एक बात कही कि मस्जिदों से ही जितने भी निकले हैं आतंकवादी निकले हैं, लेकिन बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म में भी जिन पे चार्जेस चले हैं, आशाराम है और बहुत सारे नाम है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जो चीज कोर्ट में चल रही है, कुछ चीजें जो हैं वो प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं। अभी आपने दिल्ली का धमाका देखा ना, वहां पर अल्लाह अकबर करके फट गया एक व्यक्ति, इतने लोगों की हत्या हो गई। लेकिन जो चार्जेस आप धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं कि चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, तो अभी तक मुझे ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया है कि हो सकता है कोई एक आधा केस ऐसा हो जिसमें किसी को सजा हुई हो। बाकी केस जो है सब जुडिस हैं कोर्ट में, और कानून अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी आंतरिक सुरक्षा को जिन लोगों से खतरा है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ की भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, हम लोग उस चीज को लेकर के चिंतित हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सारे विषयों को ले रहे हैं।